So hello students, this is my demo class and hence I'm just taking a very important topic in chemistry, that is the chemical bond. And here in this video I'm just going to elaborate about the type of bonds. So maybe आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूँ, केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ द कोवैलेंट बॉन्ड। सो बेसिक डिफरेंस इन दोनों का मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है इट इज़ फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड द नॉन मेटल बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर, दे आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें से मेटल्स जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे नॉन मेटल्स को, इसलिए ये जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्डिंग। एंड इसे आयनिक बॉन्डिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे नॉन मेटल्स में तो उनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड सेम एज जब नॉन मेटल्स उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें आयनिक बॉन्ड हो गया, यानी कि इन पे आयंस का जनरेशन हो गया। फिर सेकेंड आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, क्योंकि भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है नॉन मेटल्स के बीच में, किन्हीं दो नॉन मेटल्स के बीच में, एंड हमें पता है ऑलरेडी कि नॉन मेटल्स दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो उन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर सकते हैं। इसे हम एक कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रोटी है तो हम और खाने वाले दो लोग हैं तो हम उस रोटी को एक दो मतलब आपस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि शेयरिंग करके खा लें हाफ हाफ, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी पूरी रोटी उसको दे दें। अगर पूरी रोटी उसको दे देंगे तो फिर हम डेफिशिएंट रह जाएंगे। तो सेम कंडीशंस यहाँ भी रहती है कि यहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, वो ये कि मेटल नॉन मेटल के बीच में बन गया बॉन्ड, नॉन मेटल्स के बीच में भी बन गया बॉन्ड, बट वाई नॉट बिटवीन मेटल्स एंड मेटल्स। सो हियर इज़ द आंसर, जब दोनों ही मेटल्स होंगे तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई डेफिशिएंसी तो होगी नहीं, तो ना ही वो आपस में ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही वो शेयर करेंगे। क्योंकि भाई दो चीज़ें हो सकती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, अगर वो किसी भी कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी बॉन्ड की वजह से फॉर्म कर रहे हैं, आइदर वॉन वॉल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वो अलग की बात है, बट कोई ना कोई बॉन्ड ही बन रहा होता है तब मेटल्स या नॉन मेटल्स कंपाउंड को बनाते हैं। सो जब या फिर वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का या फिर ट्रांसफ़र करेंगे, जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं सफिशिएंट तो वो शेयरिंग या ट्रांसफरिंग करेंगे ही क्यों, इसलिए मेटल्स और मेटल्स के बीच में कभी भी बॉन्ड नहीं बनता है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनेगा, और इसमें क्या होता है दोनों ही क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें एक बात और आती है, ये तो हमने लॉजिकली देख लिया, बट अगर हम टेक्निकली बात करें कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अगर आपसे कोई पूछ रहा है और आप उसे कैसे डिफाइन करोगे, तो ये तो सिंपल है कि हाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है बॉन्ड, सो दैट इज़ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बट द मेन डेफिनेशन विल बी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एक टर्म है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज़ दैट। The minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom or molecule, किसी भी एटम और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगती है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मेटल्स के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ही रहते हैं, या तो एक रहेगा या दो रहेगा। अगर हम सोडियम की बात करें तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वहीं हम कैल्शियम की बात करें तो उसमें दो होता है। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, पर जाहिर सी बात है मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा होते हैं। तो जो मेटल्स होंगे उनको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे।
बट वही अगर हम दूसरी साइड नॉन मेटल्स की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी लो होगा, मतलब इन्हें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ऑन द अदर्स हैंड अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है, एंड दैट्स द रीज़न कि इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है और ये आयंस को फॉर्म कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, ये तो बात थी इलेक्ट्रोवेलेंट की, ठीक है। अगर हम कोवेलेंट की बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें ना ही कोई आयन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दोनों शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं उन पर। दूसरा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोवेलेंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर वही हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो इसमें वीक वॉन डेर वाल फोर्स होता है, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है कि इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है। सो अब एक बात और, हाँ, तो अगर हम इलेक्ट्रोवेलेंट जितना मैंने अभी तक बताया तो उससे हमें इतना तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोवेलेंट में एक जो भी कंपाउंड्स आएंगे उसमें एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल, जैसे NaCl, CaCl2, MgSO4। वाइल कोवेलेंट की अगर हम बात करें तो उसमें दोनों ही नॉन मेटल होंगे, जैसे ऑक्सीजन, H2O, नाइट्रोजन। अब कोवेलेंट में भी पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट दिस टाइम, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। सो हम जो मेन है उसको ही देखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रही हूँ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग का, कि कैसे उसे डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस वी ऑल नो अबाउट कि सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल NaCl, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं। तो हमें पता है कि Na मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको बनाने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल पूरी रेडी होनी चाहिए। हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड क्लोरीन का 17, और हमें ये भी पता है कि इनके अराउंड में जो सेल्स होती हैं वो 4 होती हैं, KLMN सेल आपने सुना होगा, जिसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में 8, M में 8 एंड अगेन N में 2। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस पैटर्न में करना होता है। अब हमारी इनमें 4 सेल बन गई Na के अराउंड। सो हमें पता है कि Na का 11 है, तो अगर हम 2882 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। कितना हुआ टोटल? अब 8 9 10 हो गया, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब हमने जब क्लोरीन की बनाई, सो मैं क्लोरीन को मैं नॉर्मली चलो ठीक है मैं पूरे शेल्स बना देती हूँ। पहले तो 2 अरेंज हो गए, इसमें 2 हो गए, फिर इसमें भी 8 हो जाएंगे, 4 5 6 7 8। नाउ द लास्ट सेल, अब चूँकि 10 हो गए हैं और हमें 7 अरेंज करना है, तो 1 2 3 4। अब एक और इसको चाहिए अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, बट नहीं है, तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा, एक वैकेंट स्पेस हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये इसको दे देता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे और इसके पास भी हो जाएगा। तो Na ने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया। जब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर माइनस आ गया। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है इसलिए यहाँ पे 1 लिख दो या ना लिखो, वो अंडरस्टूड रहता है। तो फाइनल हमारा जो डायग्राम बन के आया वो है, अब मैं सारे सेल्स ना बना के सिर्फ लास्ट वाली ही शेल बनाती हूँ। अब Na में क्या होगा कि L वाली शेल बनेगी, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिप्रेजेंट हो जाएंगे। फिर और Cl में क्या हो जाएगा कि इसमें भी 8 दिखाएंगे, बट जो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कुछ किसी और कलर से दिखा देंगे ताकि थोड़ा वो अंडरस्टूड रहे।
ठीक है, तो ये पता चल गया कि ये ट्रांसफ़र वाला इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज़ हाउ NaCl इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक कोवेलेंट का एग्जांपल भी ले लेते हैं। सो नाउ फॉर कोवेलेंट बॉन्ड लेट्स टेक एन एग्जांपल HCl, दिस स्ट्रॉन्ग एसिड। सो HCl में क्या है, हमें पता है कि दोनों नॉन मेटल हैं। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन बनाया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि ये K शेल में ही आएगा और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना K शेल में, तो इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है Cl को, चलिए मैं Cl को बना देती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ लास्ट वाली ही शेल बना रही हूँ, M वाली। ठीक है, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक वैकेंट स्पेस यहाँ बची और ये एक वैकेंट स्पेस यहाँ बची। अब ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर देम इज टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, क्योंकि अगर ये इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसकी ये शेल खाली हो जाएगी, तो कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगा। और अगर ये भी इसको दे देता है तो उसके पास 6, ये तो और कम हो जाएगा। तो इनके पास यही है कि ये इससे एक की शेयरिंग कर ले और ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, तो इससे कोई भी आयन जनरेट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे, चूँकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, और ये हो गया Cl। इसने H ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी और Cl ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। तो जब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी तो उसके पास बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इसका यहाँ पे चला गया है और बाकी एक तो इसके पास है ही। और H के भी क्या हो गए, H के भी 2 ही हो गए इलेक्ट्रॉन और Cl के भी पूरा मिला के 8 हो गया। सो दिस इज़ हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ऐसे ही आप N2 का एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्सीजन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्रोजन का ले सकते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल दैट इज़ O2। फिर इसके बाद आपको ये टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स को कोवेलेंट बॉन्डिंग में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें शेयरिंग होती है, तो उन्हें नहीं पता रहता है कि हाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, डायग्राम कैसे बनाना है। सो दैट्स वाई मैं आपको ऑक्सीजन का इसमें दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। यहाँ पे मैं कितना भी बता दूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। सो मैं सिर्फ अब ऑक्सीजन का सिर्फ बाहर वाला शेल ही बनाती हूँ, डैट इज़ जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L वाली शेल। नेक्स्ट एटम आया ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे क्या है कि 2 वैकेंट स्पेस रह गई 8 कंप्लीट होने के लिए, यहाँ पे भी 6 हैं और 2 वैकेंट स्पेस बच गई। फिर अब यहाँ पे भी क्या ऑप्शंस हैं, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी थी, यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ही ये इससे 2 की शेयरिंग करेगा और ये इससे इंटर्न 2 की शेयरिंग करेगा, यानी कि जब हम यहाँ पे बनाएंगे ऑक्सीजन एटम को, और तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि 1 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस वाले ऑक्सीजन एटम के। बाकी इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 4 रहेंगे, क्योंकि इसके 2 तो इसमें आ गए और यहाँ पे भी 4 रहेंगे। और अगर ओवरऑल देखें तो इस वाली पूरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस वाली शेल में भी शेयरिंग के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। तो इस तरीके से इसने ऑक्सीजन बना दी। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या H2SO4 हो गया। अमोनियम अच्छा आप नहीं ले सकते हो, अमोनियम में भी क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच तो नॉन मेटल के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है, बट अमोनियम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग उसमें होती है, तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। तो उस पर ना जाके आप बस इतना देखिए कि जो जो आप कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी जितना भी मैंने बताया एक बार आप
देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इजी टॉपिक है, बस समझने वाला सब कुछ है, सारा कंसेप्चुअल बेस्ड है। सो आई थिंक दैट मच इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन।